हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि हमें बार बार इंक्वायरी आता था व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, बहुत सारी इंक्वायरीज आए थे कि सर इस पॉइंट पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेंसाइल प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं IS 4984 मतलब जो कि HDPE पाइप का स्टैंडर्ड है, उसमें एक नया अमेंडमेंट आया था अप्रैल में, जिसमें कि क्लॉज 8.9 में पहले जो टेस्ट था इलोंगेशन एट ब्रेक, उस टेस्ट में चेंज करके 8.9 क्लॉज में ये टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऐड किया गया है। तो टेंसाइल प्रॉपर्टीज के अंदर दो टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट है यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा है इलोंगेशन एट ब्रेक। तो आज मैं इस दोनों पॉइंट को डिस्कस करूंगा और टोटल टेंसाइल प्रॉपर्टीज के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो अभी अमेंडमेंट आया था, सेकेंड अमेंडमेंट जो आया था अप्रैल 2022 में, तो उसमें जो 8.9 क्लॉज था उसको टेंसाइल प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया गया। ठीक है, इलोंगेशन एट ब्रेक था तो उसका टेंसाइल प्रॉपर्टीज रीनेम कर दिया गया है। अब टेंसाइल प्रॉपर्टीज में दो टेस्ट आते हैं, पहला यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा इलोंगेशन एट ब्रेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसाइल प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो जब हम किसी भी मटेरियल पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ टेंशन आता है उस मटेरियल में। तो टेंशन पे वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में टेंसाइल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, द टेंसाइल प्रॉपर्टीज इंडिकेट हाउ द मटेरियल विल रिएक्ट टू फोर्स या अप्लाइड लोड या फोर्स और लोड बीइंग अप्लाइड इन टेंशन। समझ रहे हैं? तो अभी हम उसको इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपको स्ट्रेन, ठीक है, और ये हो गया स्ट्रेस। जब किसी भी मटेरियल को हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ टेंशन आएगा, तो उसको हम इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बोलते हैं, कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ये इंडिकेट किए हैं इस ग्राफ पे, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स है। ये पॉइंट ए जो है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये है यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये है लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ठीक है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो रीजन है ना, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, सॉरी, इस पूरे रीजन को इलास्टिक रीजन बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक रीजन। और इसके बाद के ये रेस्ट ऑफ रीजन को ये प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। इलास्टिक रीजन का मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल का में एक जब टेंशन होगा, जब लोड अप्लाई करेंगे टेंशन होगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट से पहले वाला जस्ट जो पॉइंट रहेगा वो बोलेंगे हम इलास्टिक रीजन। मतलब उस रीजन में अगर मटेरियल को हम अगर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के आने से पहले अगर हम स्ट्रेस उस पर लोड रिमूव कर लेते हैं तो वापस वो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी बनी रहती है, वैसे ही वापस वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम इसको दूसरे ग्राफ को, इस ग्राफ को हम दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल हम पॉइंट आउट करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ क्या है और इलोंगेशन एट ब्रेक क्या है। तो अभी हम जानेंगे कि हम यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ जो टेस्ट है वो किसी भी मटेरियल का अपर लोड लिमिट डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल या किसी भी प्रोडक्ट पे हम कितना मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसका है टेम्परेचर और रेट ऑफ स्ट्रेनिंग, मतलब क्या रेट से वो स्ट्रेनिंग हम उसको कर रहे हैं
वो दोनों पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू। अगर टेम्परेचर हाई है या लो है, या रेट ऑफ स्टेनिंग हाई है या लो है, तो उससे इसके रिजल्ट में काफ़ी वेरिएशन आ सकते हैं। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है जब हम ये टेस्ट करते हैं। तीसरा है कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल और हाई टेम्परेचर का जहाँ यूज होता है वहाँ ये टेस्ट प्रीफर करते हैं कि ये हमें यील्ड स्ट्रेंथ से पता चलता है कि ये मटेरियल कितना ड्यूरेबिलिटी है इस मटेरियल का, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड किस में होता है? न्यूटन में होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में होता है? वो mm स्क्वायर में होता है। तो यूनिट इसका हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब हम जानेंगे इलोंगेशन एट ब्रेक क्या होता है। तो इलोंगेशन एट ब्रेक, जैसा कि आप जानते हैं, इलोंगेशन एट ब्रेक को हम फ्रैक्चर स्ट्रेन भी कहते हैं। जैसे ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है ना, तो फ्रैक्चर स्ट्रेन भी कहते हैं इलोंगेशन एट ब्रेक को हम, ठीक है। इलोंगेशन एट ब्रेक ये दर्शाता है कि कोई भी मटेरियल टूटने से पहले अपने ओरिजिनल डायमेंशन से कितना परसेंट स्ट्रेच हो सकता है, मतलब वो टूटने से पहले मैक्सिमम कितना इलोंगेट हो सकता है, ये इलोंगेशन एट ब्रेक ये हमें इंडिकेट करता है। तीसरा पॉइंट है कि इससे मटेरियल का डक्टिलिटी भी पता चलता है। मटेरियल मतलब कितना लचीलापन है, डक्टिलिटी है मटेरियल में कि कितनी डक्टिलिटी है, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं इलोंगेशन एट ब्रेक टेस्ट के मीडियम से। चौथा है कि किसी भी मटेरियल की डक्टिलिटी बहुत मायने रखती है। जब हम उस मटेरियल का उपयोग करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसका क्या एप्लीकेशन है उस प्रोडक्ट का, तो उस पॉइंट के लिए डक्टिलिटी बहुत मायने रखती है। हाई डक्टिलिटी वाले मटेरियल का यह मतलब है, हाई डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल का अगर हाई डक्टिलिटी है तो उसका ये मतलब है कि उसके डिफॉर्म होने की संभावना अधिक है, क्योंकि जितना वो लचीला रहेगा उतना ज़्यादा डिफॉर्म होगा, उतना उसका शेप चेंज होगा, डिसेप होगा, लेकिन टूटने का नहीं होता है, ठीक है। शेप डिसेप हो बट टूटे नहीं, हाई डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। लो डक्टिलिटी मटेरियल से हमें ये पता चलता है, इंडिकेट करता है कि वो मटेरियल ब्रिटल है। किसी मटेरियल में लो डक्टिलिटी है मतलब वो कम लचीला है, तो उसका मतलब ये है कि वो मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है। अगर हम उस पर टेंसाइल लोड कुछ भी थोड़ा बहुत भी टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल इजीली टूट सकता है। तो इलोंगेशन एट ब्रेक करने से हमें मटेरियल की डक्टिलिटी पता चलती है, मटेरियल कितना डक्टाइल है या मटेरियल ब्रिटल है, और मटेरियल में जो इलोंगेशन हो रहा है डक्टाइल इलोंगेशन है या ब्रिटल इलोंगेशन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ इंटू 100, और ये हमें हमेशा परसेंटेज में इसका रिजल्ट पता चलता है कि कितना परसेंट इलोंगेट करता है, ठीक है। और इसका ये जो यूनिट है वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जिस मटेरियल का जितना इलोंगेशन एट ब्रेक का परसेंटेज मतलब रिजल्ट जितना ज़्यादा आएगा, जितना अच्छा मटेरियल रहेगा, वो उतना ही अच्छा डक्टिलिटी होगी उस मटेरियल की, और इसका रिजल्ट भी हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। तो अब हम जानते हैं टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक हमने इसका थ्योरी पोर्शन जाना कि टेंसाइल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलोंगेशन एट ब्रेक क्या होता है, और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। अब हम इसको टेस्ट करने का मेथड समझेंगे और क्या क्या एपरेटस इसमें यूज होता है, सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं, वो अब हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से मशीन या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें यूटीएम मशीन, आपने देखा होगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रिप्स चाहिए, जो ग्रिप्स होल्ड करते हैं मटेरियल को, ठीक है। मशीन के साथ ही ग्रिप अटैच होता है, ठीक है, जो कि टेस्ट पीस को हैंडल करता है। उसके बाद उसमें लोड सेल होता है, मशीन के साथ ही लोड सेल आते हैं, वो लोड सेल हमें चाहिए सुटेबल लोड के, ठीक है। उसके बाद इसमें चाहिए हमें कंटूर कटर मशीन, जिसमें कि हम सैंपल को मशीनिंग करते हैं। उसके बाद एक्सटेंसोमीटर, यूटीएम के साथ ही एक्सटेंसोमीटर भी आते हैं, एक्सटेंसोमीटर यूटीएम के साथ ही लगे होते हैं, ये भी हमें जरूरत पड़ती है इलोंगेशन एट ब्रेक टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर थिकनेस मेजर करने के लिए, वर्नियर उसमें मार्किंग करने के लिए, अगर वर्नियर नहीं है तो स्केल से भी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में साथ कटिंग डाई पंच, ठीक है, जो कि मटेरियल या सैंपल को शेप करने के लिए, कटिंग करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसका सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं,
तो किसी भी मतलब जब हम HDPE पाइप को लेते हैं टेस्टिंग के लिए तो उसका थिकनेस डिपेंड करता है, थिकनेस मैटर करता है कि मटेरियल कैसा काटना है। अगर 12 mm किसी भी पाइप का थिकनेस अगर 12 mm है या उससे कम है तो उसको हम डाई के थ्रू कटिंग करते हैं, ठीक है, कटिंग डाई यूज करते हैं सैंपल प्रिपरेशन के लिए। और 12 mm से ज़्यादा है तो उसको हम मशीनिंग करते हैं, उसको मशीनिंग के द्वारा हम सैंपल कट करते हैं, ठीक है। अब उसमें है कि सैंपल जब हम कट करते हैं तो हमें सब ये ध्यान में रखना है कि सैंपल का साइज क्या कट करना है और कैसे कैसे उसमें स्ट्रिपिंग करना है। जैसे कि आप देखा होगा कि जब हम पाइप बनाते हैं तो पाइप में ब्लू स्ट्रिप रहता है, ठीक है। किसी पाइप में कोई मैन्युफैक्चरर 3 ब्लू स्ट्रिप देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ब्लू स्ट्रिप रहता है, और किसी में 4 रहता है। तो उसमें भी सैंपल काटने का ये मेथड है कि अगर पाइप का ओडी मतलब डायमीटर जो है, नॉमिनल डायमीटर, वो 15 से 63 mm के बीच है तो उसमें 3 स्ट्रिप कट करेंगे। मतलब पाइप को 3 भाग में कट करेंगे। एक गोल पाइप हो गया ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे 3 भाग में कट करेंगे पीस। फिर हम उसमें से सैंपल कट करेंगे। जैसे ये एक पीस हो गया आपका, ठीक है, ये दूसरा पीस हो गया, ठीक है, और इधर से ये तीसरा पीस हो गया। तो ये 3 पीस में पाइप कट करेंगे और फिर इस स्ट्रिप से हम सैंपल कट करेंगे। डम्बल शेप का सैंपल होता है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सैंपल कट करते हैं। दूसरा है कि 63 के बाद 75 से अगर 250 तक का पाइप है तो उसमें 5 स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 की है, उसमें ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, इसको ऐसे ऐसे सैंपल कट करेंगे 1 2 3 4 5 पीस कट करेंगे, फिर उससे सैंपल कट करेंगे। अगर 280 से 400 के बीच में डायमीटर है तो उसमें भी 5 स्ट्रिप कट करेंगे। मतलब ये 75 से लेकर 400 तक 5 स्ट्रिप काटेंगे। और 450 से अबव है तो उसमें 8 स्ट्रिप काटते हैं, ठीक है। ये 8 स्ट्रिप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिप काटेंगे, फिर उसमें से सैंपल काटेंगे, ठीक है। तो अभी हम सैंपल का टाइप देखेंगे, सैंपल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सैंपल टाइप होता है 1 2 3, 3 टाइप के सैंपल होते हैं, ठीक है। अगर पाइप का थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है और 12 mm से कम है या 12 mm है तो टाइप 1 का सैंपल लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 का सैंपल लेते हैं। वाल थिकनेस जो है वो 5 से ज़्यादा है और 12 से कम है, ठीक है। टाइप 2 लेते हैं जिसका थिकनेस 5 mm से कम थिकनेस है। और टाइप 3 लेते हैं जिसका 12 से ज़्यादा है, 12 mm से ज़्यादा जो वाल थिकनेस होगा उसको टाइप 3 का सैंपल काटते हैं, ठीक है। और सैंपल का जो डायमेंशन होता है वो आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा कि सैंपल के डायमेंशंस क्या होते हैं। उससे आप सभी लोग अवेयर हैं, तो उस पॉइंट पे मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस आपको टेस्ट मेथड समझाता हूँ कि कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल होते हैं ना वो डम्बल शेप में हम काटते हैं। डम्बल शेप में सैंपल काटते हैं। टाइप 1 2 3 जो सैंपल होते हैं वो तीनों अलग अलग टाइप के। टाइप 3 में थोड़ा सा वो 2 होल करना पड़ता है हमें नेकिंग के बीच में, ऐसे रहता है सैंपल, ठीक है। बट मैं टेस्ट करने का पर्पस तीनों का एक ही होता है। तो इसमें क्या है, एक होता है गेज लेंथ जो कि हम यहाँ बीच में मार्क करते हैं, और एक ग्रिप लेंथ होता है। तो ये गेज मार्क जो होता है ना वो हम इसलिए मार्क करते हैं कि हमें जो रिजल्ट लेना है उस दोनों मार्क के बीच का रिजल्ट लेना है। दूसरा ग्रिपिंग जो होता है वो ग्रिपिंग यहाँ से ऐसे कुछ डायमेंशन होते हैं सैंपल के, उससे हम यहाँ ये पोर्शन हम ग्रिप कर देते हैं, ठीक है। और जो हम टेस्ट करते हैं वो इस पोर्शन में करते हैं। गेज जो मार्क किए रहते हैं इस पोर्शन में हम टेस्ट रिजल्ट जो भी रीडिंग लेते हैं, जो भी स्टडी करते हैं वो इस पोर्शन में हम करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सैंपल जब हम कटिंग कर लेते हैं टाइप 1 2 3, आइदर हम वो डाई पंच से करें या मशीनिंग से करें, तो कंडीशनिंग बहुत मैटर करता है। क्या होता है कि मशीनिंग करके जब सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं
तो उसमें टेम्परेचर कुछ जनरेट होता है, ठीक है, जिससे कि सैंपल हमारा डिसेप हो सकता है या कुछ उसका मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर या परफेक्टली नहीं होता है, तो उसके लिए हम कंडीशनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग के भी कुछ टर्म्स हैं जो कि अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसमें आपको कंडीशनिंग का मिलेगा। जैसे कि किसी वाल थिकनेस किसी भी पाइप का 3 mm से कम है तो उसके लिए 1 आवर हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके किसी के लिए 3 आवर्स करते हैं या फिर 6 आवर्स करते हैं या फिर 10 आवर्स या 16 आवर्स, ऐसे हम कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग करने से हमारा जो सैंपल है वो प्रॉपरली ओरिएंटेशन हो जाता है उनके मॉलिक्यूल्स का, फिर हमारा टेस्ट रिजल्ट जो आता है वो अच्छा आता है। अब इसके अलावा एक चीज और जो है जो ध्यान में रखना है, जो कि होता है रेट ऑफ स्टेनिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ स्टेनिंग या टेस्ट स्पीड बोल सकते हैं। टेस्ट स्पीड वो बहुत मैटर करता है किसी भी टेस्ट में। जब हम टेस्ट करते हैं टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट, तो ये रेट ऑफ स्टेनिंग या टेस्ट स्पीड बहुत मायने रखता है। तो हमें जो टाइप 1 है, टाइप 1 सैंपल के लिए जो हमें लेना है टेस्ट स्पीड, वो लेना है 50 mm पर मिनट। टाइप 2 के लिए जो होता है वो होता है 100 mm पर मिनट, ठीक है। और टाइप 3 के लिए होता है 25 mm पर मिनट, और एक और कंडीशन होता है जिसमें होता है 10 mm पर मिनट, ठीक है। ये वाल थिकनेस का है, डिपेंड करता है वाल थिकनेस पे। वाल थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसका रेट ऑफ स्टेनिंग घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट एपरेटस मशीन यूज में लेते हैं, कैसे कंडीशनिंग करते हैं, टेस्ट स्पीड क्या रखते हैं टेस्ट करने के टाइम। अब हम देखेंगे प्रोसीजर के बारे में क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो डंबल से स्पेसिमेन कट करते हैं, ठीक है। और कट करने के बाद हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मार्किंग करके ये ग्रिप लेंथ हटा देते हैं और यहाँ गेज लेंथ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आजकल जनरली क्या है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है सबके पास कंप्यूटर इंटरफेस ऑपरेटेड मशीन है, कि जब जो ये मशीन है वो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का, दीपक का, कैसर का, हेक्साप्लास्ट का, किसी भी कंपनी का मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या फीड करना रहता है। उसमें आपका आता है सीरियल नंबर, डेट, टेस्ट स्पीड, टाइम। टेस्ट स्पीड सपोज आपका टाइप 1 का सैंपल है तो आपने यहाँ 50 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद टाइम आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, डेट बाय डिफॉल्ट रहता है। ये जो आपका रनिंग टाइम डेट रहेगा वो सिलेक्ट कर लेगा। मैक्सिमम लोड, सपोज आपका लोड सेल पे डिपेंड करता है, आपका लोड सेल 1, 2, 3, 4 या 10 किलो न्यूटन का, जो भी आप मैक्सिमम लोड यहाँ अपना कुछ सेफ्टी 10% सेफ्टी का रख के 90% जो उसका कैपेसिटी है लोड यहाँ डाल देंगे आप। सपोज आपका 900 डाल दिए। मैक्सिमम ट्रेवल, सपोज आपका मशीन का जो एक्सटेंशन है वो 600 mm का है तो आप यहाँ मैक्सिमम ट्रेवल में डालेंगे 550, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल आता है, राउंड है कि रेक्टेंगल है, तो आप हमेशा रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके लिए रेक्टेंगल सैंपल रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थिकनेस आता है और विड्थ आता है। ये दो बहुत मेन पॉइंट है इस टेस्ट के रिजल्ट्स में, उसको रिजल्ट में डिस्कस करूंगा। सपोज थिकनेस आपका 5 से तो ज्यादा है, मतलब कि आपका 7 mm है, ठीक है। और विड्थ है, सपोज विड्थ इसका 10 ही रहता है, ठीक है। ये टाइप 1 का जो विड्थ है वो 10 mm रहता है, यही टाइप 1 रहता तो 6 mm रहता, ठीक है। ग्रिप लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रिप लेंथ। तो इसमें ग्रिप लेंथ कितना लेते हैं, 115 mm लेते हैं, ठीक है। ग्रिप लेंथ जो है वो 115 mm होता है और गेज लेंथ जो होता है वो 50 लेंगे, ठीक है। स्पेसिमेन कोड, आपका जो भी कोड होगा मटेरियल का XYZ वो यहाँ आप डालेंगे। इनिशियल लोड आप 1 kg कर देंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट आता है, आप कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपने जो टेस्ट ऐड किया होगा। फिर टेस्ट मेथड आता है, फिर आपका डिटेल्स आते हैं, रिमार्क्स आते हैं, और भी बहुत कुछ आते हैं उसमें जो आपकी डालना है। जो मेन चीज है वो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, थिकनेस और विड्थ, ये दो बहुत मेन चीज है, ठीक है। तो जब आप मशीन के वो जो इंटरफेस होता है कंप्यूटर का, उसमें जब आप ये सारे इनपुट एंट्री कर देंगे और स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो एक ऐसा विंडो ओपन होगा आपके सिस्टम के स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें ऐसा एक ग्राफ बढ़ता हुआ दिखेगा। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस पर ऑप्शन आता है जनरेट रिपोर्ट करने का, तो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको ऐसा एक ग्राफ दिखेगा रिपोर्ट में, ठीक है, जो कि
और उसमें कुछ ये पॉइंट्स आएंगे। तो मैं अब इस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इलोंगेशन एट ब्रेक क्या है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये यील्ड पॉइंट है, ठीक है। यील्ड पॉइंट है मतलब मैक्सिमम फोर्स, और ये जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है वो यील्ड पॉइंट के नीचे ही रहता है, कभी भी मैक्सिमम फोर्स तक वहां तक नहीं जाता, ये उससे नीचे का ही पॉइंट रहता है। ये जो पीक रहता है सेकंड वाला, यहाँ से आपका सैंपल ब्रेक कर गया और ये ग्राफ सडनली डाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज करता है और ये एक पीक बनता है, फिर उसके बाद डाउन आता है जो मैक्सिमम फोर्स होता है, फिर वो एक कुछ टाइम तक वो बस इलोंगेट ही होता है, फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा, इलोंगेशन जारी रहेगा। तो ये जो फेज होता है ना वो इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक फेज होता है। उसके बाद प्लास्टिक फेज शुरू होता है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं दूसरा वीडियो एक एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कि सब कुछ बताऊंगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो अभी सपोज आपका एरिया, जब आप फिर उसमें रिजल्ट, जब मैं रिजल्ट में जाएंगे तो रिजल्ट में ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, उसमें दिया रहता है एरिया। एरिया का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे हम करते हैं कैलकुलेट? विड्थ इनटू थिकनेस। सैंपल का जो विड्थ और थिकनेस आपने यहाँ इंटर किया था, विड्थ 10 है, थिकनेस 7 है, तो सपोज ये एरिया हो गया 70 mm², ठीक है। यील्ड फोर्स, सपोज ये यील्ड फोर्स आपका 2100 न्यूटन है, ठीक है। तो 2100 न्यूटन आपने यील्ड फोर्स, यहाँ आपका रिजल्ट आ गया, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। बस मैं ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होता है। यील्ड इलोंगेशन, ठीक है, सपोज यील्ड इलोंगेशन यहाँ तक आपको 12 mm हुआ है, ठीक है। ये 12 mm सैंपल आपका इलोंगेट किया है, वो मशीन अपने आप रीड कर लेगा, ठीक है। ब्रेक फोर्स, ब्रेक फोर्स मतलब यहाँ पे जब ये सैंपल ब्रेक किया तो क्या फोर्स था, ठीक है। सपोज वो इससे तो कमी है ना, सपोज हम मान लेते हैं कि 1950 न्यूटन है, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स। फिर ब्रेकिंग इलोंगेशन, ब्रेकिंग इलोंगेशन मतलब टोटल इलोंगेशन, यहां से यहां तक कितना इलोंगेशन हुआ है वो टोटल ब्रेकिंग इलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो ब्रेकिंग इलोंगेशन सपोज अपना 600 mm हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड, इसी को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड या यील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे जो रिजल्ट थे पहले भी उसमें आता था, बट हम केयर नहीं करते थे, लेकिन अभी इसके लिए हमें अलग से कुछ ऐड करने की या अलग से कुछ अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। वो जब आप जनरेट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही आता है, बस आपको उसको हाईलाइट कर देना है कि हाँ ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड। मतलब ये जो यील्ड पॉइंट पे आप कितना स्ट्रेंथ है वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लोड कितना है 2100, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 70, ठीक है। ये कितना होगा 30 न्यूटन पर mm²। यूनिट मैंने बताया था, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड हो गया, या आप इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, जो कि 30 न्यूटन पर mm² आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक, मतलब जब ब्रेक हुआ तब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या था, ठीक है। तो ये 1950 डिवाइडेड बाय 70, जो भी रिजल्ट आएगा ये आपका होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक, ये न्यूटन पर mm² में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है परसेंटेज इलोंगेशन। तो आपका टोटल इलोंगेशन 600 mm था, ठीक है। तो 600 mm आपका टोटल जब इलोंगेशन था, आपने कितना गेज मार्क किया था? गेज मार्क कितना किया है आपने? 50 लिया है, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। मैंने क्या बताया था? ब्रेकिंग परसेंटेज मतलब टोटल इलोंगेशन या ब्रेकिंग इलोंगेशन बोल सकते हैं, माइनस मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इंटू 100। तो अब जब आप करेंगे ये 2 आ गया, ठीक है। और 600 में से 50 गया तो ये 550 इंटू 2 कितना हो गया 1100% आपका ये इलोंगेशन हो गया, 1100% इलोंगेशन होगा, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स आपका यील्ड फोर्स ही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो फोर्स यही गया, इससे तो ये लोअर ही है, इससे हायर तो कुछ गया नहीं है। तो 2100 ये न्यूटन आएगा,
और मैक्सिमम इलोंगेशन तो यहीं तक है जो ब्रेकिंग इलोंगेशन है। तो ब्रेकिंग इलोंगेशन कितना था 600। तो अभी आपने देखा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है और परसेंटेज इलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो ये टेस्ट है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। ये जो हमारे पॉइंट्स है वो पहले से उस रिपोर्ट में थे, हम उसको केयर नहीं करते थे, बट अभी स्टैंडर्ड में वो ऐड कर दिया है। तो हमें उस पॉइंट को भी केयर करना है और हाईलाइट करना है कि हमारे सैंपल का जो रिजल्ट है वो ये है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यील्ड और ये परसेंटेज इलोंगेशन ये है। तो इसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो अब एक बार डिस्कस करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड का जो है वो 15 मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए और इलोंगेशन का तो आपको पता है 350% मिनिमम होना चाहिए। ये दोनों मिनिमम है, ठीक है। तो ये दोनों मिनिमम होने ही चाहिए। उससे इसको आप एमपीए में भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या एमपीए मेगा पास्कल, ये दोनों आप रिजल्ट दे सकते हैं। मिनिमम हमें ये रिक्वायरमेंट है एज पर स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, तो आपका सैंपल पास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ जानकारी है, कुछ इस पॉइंट में मैंने जो भी डिस्कस किया, अगर आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दूंगा आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके रिलेटेड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के पास पहुंचाएं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लास्टिक्स वर्ल्ड। ऐसे ही देखते रहें, आप सबका प्यार बना रहे इस चैनल के प्रति।